आज बीना जी की कुछ सहेलियां बीना जी के घर आई हुई थीं और सभी आपस में बातें कर रही थीं। तभी बीना जी बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा वंश पढ़ाई में शुरू से ही होनहार था। मेरा बेटा हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रही है। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही तो मैंने उसका दाखिला MBA MA में कराया था। वो बहुत मेहनती है। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर कामयाब होगा। और आपको पता है, मेरे बेटे ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और साथ ही उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा है। आज इसी खुशी में उसने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी। बीना जी अपनी सहेलियों से अपने इकलौते बेटे की तारीफ किए जा रही थी। लो आ गए जनाब। दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर अपने बेटे वंश को आता देख बीना जी ने तुरंत अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरा सिर गिर से ऊंचा कर दिया। आज तुझे बधाई देने मेरी कुछ सहेलियां आई हुई हैं और सुबह से ना जाने कितने फ़ोन आ चुके हैं। बीना जी की सभी सहेलियों ने वंश को बधाई दी और अपने घर चली गई। सामने खड़ी वंश की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी। इतने में ही वंश ने कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है। तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चिंता मत करो। नहीं माँ, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी नेशनल कंपनी के द्वारा अमेरिका में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। अमेरिका? यह सुनकर मानो उसकी माँ कुछ पल के लिए जड़ हो गई। लेकिन बेटा, अमेरिका में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए, केवल इसीलिए मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप यही नाटक शुरू कर देंगी। माँ, तुम तो जानती हो कि पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब वो सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। वंश के मन की बातें सुनकर माँ की आंखों में एक अजीब सा दुख भर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। बीना जी खामोश होकर अपने बेटे को देखती जा रही थी, जबकि वंश अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। दूसरी तरफ उसकी माँ चिंता में डूब रही थी। बीना जी वंश के बचपन को याद करने लगी। वंश के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। वंश की माँ सोचने लगी, बचपन में तो वंश मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। और जैसे ही उसके पापा नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और अपने पिता से लिपट जाता था। बीना जी उन सब बातों को याद करके भावुक हो गई थी। वह अपने पति की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। कुछ साल पहले बीना के पति गोपाल नाथ जी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बीना जी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई, पर उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था। पर आज तो उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया था उनके ही बेटे ने। बीना जी अपने पति की तस्वीर के सामने जाकर बोली, आप देख रहे हैं, हमारा बेटा मुझे छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा। माँ को कौन संभालेगा? क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी ही चिंताओं से घिरी हुई थी।
रात भर करवटें बदलती रहीं, लेकिन उनकी आंखों में आज नींद नहीं थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो देखा वंश तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछती, एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा और सब देखकर वंश की माँ ने उससे पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो वंश बोला, माँ मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नवीन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। वंश की बात सुनकर उसकी माँ के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने वंश से पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? मैं अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो यहाँ मैं कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है। माँ फिर से बोली तो वंश ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, माँ मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप आखिर चाहती क्या हैं? मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और अपने पिता की तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का भार ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहना था कि अपना बैग उठाकर चल दिया और बीना जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बन गई। कुछ घंटे के सफ़र को तय करके दिल्ली पहुंचा। उसका मित्र नवीन उसके इंतजार में पहले ही मौजूद था। नवीन उसे कार से अपने घर ले गया। नवीन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। नवीन ने अपने दोस्त वंश का परिचय अपने घर वालों से कराया। नवीन ने अपने पिताजी को बताया कि वंश विदेश में जाना चाहता है और वहीं रहकर नौकरी करना चाहता है, इसलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नवीन के पिताजी को शायद यह बात कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने वंश से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, अब तुम्हारे पिताजी है नहीं तो तुम्हें तो यहाँ रहकर अपनी बूढ़ी विधवा माँ को संभालना चाहिए। तो वंश ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने माँ ने गरीबी में अपना जीवन बिताया है और मेरे शौक भी पूरे नहीं किए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि अच्छी जिंदगी जी सकूँ। मैं यहाँ रहकर अपने सपने कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। वंश की बात सुनकर नवीन के पिताजी चुप हो गए। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नवीन वंश को अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। बहुत ही आरामदायक था। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने की तरफ एक कमरा बना हुआ था जहां से रह रहकर खांसने की आवाज़ें आ रही थी। बात करते करते नवीन भी बीच बीच में उस कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। नवीन वंश से बोला, तुम आराम करो, मुझे किसी काम से घर से बाहर जाना है। नवीन घर से बाहर गया तो वंश उठकर उस सामने के कमरे में झांकने लगा तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। वंश उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा। वो लगातार खांसे जा रहे थे। वंश ने उन्हें एक गिलास में पानी भरकर दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर वंश को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी में भी थोड़ा आराम लग चुका था। वंश ने गिलास वहीं रखकर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया जहां वो राहत महसूस कर रहे थे। तो दूसरी ओर वंश को प्रश्न भरी नजरों से देखे
जा रहे थे। वंश उनकी नजरों में उठे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, मैं नवीन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो बूढ़े दादाजी ने यह बात सुनकर उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक वंश उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी ही देर में नवीन के पिताजी अंदर आए और वंश का हाल चाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन अपने दोस्त नवीन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। नवीन और वंश अपना पासपोर्ट का काम पूरा करके घर वापस आए तो देखा नवीन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नवीन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। नवीन की दोनों भाभियां उन्हें फल काट कर खिला रही थीं और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही नवीन भी दादाजी की हाल चाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर वंश बहुत प्रभावित हुआ और गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वंश यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर देता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही वंश को भी बूढ़े दादा के साथ खास लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए वंश को आज 1 हफ्ता हो चुका था। आज सुबह जब वंश सोकर उठा तो देखा नवीन के पिता फोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, और फोन रख दिया। बूढ़े बाबा के कमरे में घर के सभी सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी वहां आ गए और दादाजी की तबीयत की जांच करने लगे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह रह रहकर कर्रा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया था। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह प्यार साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में नवीन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से बूढ़े बाबा से कहने लगे, पिताजी अरुण को फोन लगाऊं? यह वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखें पानी से भर आईं और उनके चेहरे के संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकियों को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन वंश को रह रहकर मन में एक ही विचार आता कि आखिर अरुण कौन है जिसका जिक्र नवीन के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों के दलदल में ढकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उसकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब नवीन उससे मिला तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और इस सवाल का जवाब नवीन से जानना चाहा। तो नवीन ने उसे बताया
कि अरुण इन दादाजी का इकलौता बेटा है। सुनकर वंश भौचक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर नवीन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया लिए भी उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर नवीन के पिताजी भी कमरे में आ गए। कहने लगे, बेटा यह दुनिया बहुत खराब है, यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें इनके ही बेटे ने छोड़ दिया, वह बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने और बहुत साल इंतजार के बाद मिला था, वह जिसको पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना बड़ा आदमी बनाया कि अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से ही शादी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। उसने अपने माता पिता का मकान भी धोखे से हड़प कर बेच दिया और अपने बूढ़े माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ यह सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। 4 वर्ष पहले ही उनका भी देहांत हो गया, लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी उसे मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला और उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद अरुण ने फ़ोन उठाया, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को खुद ले जाऊंगा और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और अपने घर चलने को कहा। बूढ़े बाबा ने मेरे घर आने के लिए पहले मना भी किया था कि मैं अकेला रह लूँगा, पर मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। पर मेरे जिद करने पर वो मेरे साथ मेरे घर आ गए। बच्चों को भी दादा का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। वंश नवीन के पिताजी की बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्देश का परिचय पाकर उसके अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस रहा था। अभी वह दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज़ें तेज होने लगी। आवाज़ सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से नवीन और उसके पिता दादाजी के कमरे की तरफ दौड़े। फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर दुखी भाव से देखते जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच चुके थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे। आंटी उनके मुंह में गंगाजल की बूंदें डालने लगी थी। दादाजी चाह कर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर
कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया। पूरा शमशान खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। केवल और केवल इंसानियत के खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन लोगों से उनका यह रिश्ता था उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना छोड़कर चला गया है, जो उनसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था, आज इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन अगर खबर होती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फर्क पड़ना ही होता तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। नवीन और उसके पूरे परिवार के साथ आज वंश भी आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में जो भी उसकी कोमल भावनाएं थी, अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से टकराने लगी थी। शमशान के चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपनी बूढ़ी विधवा माँ का चेहरा नजर आने लगा था और वह चेहरा नजर आते ही वंश फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसकी माँ उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह गड़ हो चुकी थी। क्यों उसकी माँ के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। क्यों उसकी माँ उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की गुहार कर रही थी। सारी विधियां पूरी हुई, चिता को अग्नि देनी बाकी थी और यह काम नवीन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में वंश को अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद वंश भी अपनी माँ के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था। और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसकी माँ का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने फोन उठाया और उधर से उसकी माँ की करुणा से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद वंश रोने लगा। उसके ठीक 3 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसका दोस्त नवीन उसे छोड़ने आया था। वंश ने उसे गले लगकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने अपने परिवार शब्द का मतलब समझा था। वंश वहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। वहां बैठे बैठे अपनी माँ के ख्यालों में ही खोया रहा। ट्रेन थोड़ी देर में पहुंच गई और वंश अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठा हुआ था, तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा कि उस बच्चे की माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर वंश को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब वंश अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने मन में रहे विदेश जाने के ख्वाब को जैसे उसने उतार फेंका था। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माँ के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ और मूल्य को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था।
कुछ देर बाद जब वंश अपने घर के बाहर पहुंचा तो वहां खड़े होकर अपने बड़े से घर को निहार रहा था। वहीं खड़े होकर अपने घर को बड़े गौर से देखे जा रहा था। उसे आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर सोचने लगा कि यह वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां आज तक वह रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसके हृदय में भावना लहरें मारने लगी। उसके बाद उसने अपने घर के दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी माँ अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। परंतु जैसे ही उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधी हो गई थी। उनकी बूढ़ी झुर्रियों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वंश को हो क्या गया है। उसकी माँ ने अपने बेटे के आंसू अपने साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए अपने बेटे के हाथ में उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने लगी। वंश ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर भीगा हुआ था। वंश को समझते देर न लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ के आंसू के कारण भीगा है। उसने तुरंत लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज मैं इतना स्वार्थी बन गया कि आपको अकेले छोड़कर विदेश जाने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे के आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज एक सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े कुछ अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।